नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 1 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज से, एंटी रेडिएशन पिल्स। देखो, कल हमने बात की थी कि जो ज़ोफरेजिया करके पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में, वहाँ पर लड़ाई का असर इतना हो सकता है कि वहाँ से रेडिएशन लीक हो जाए, चांसेस हैं। तो उस केस में लगभग 5.5 मिलियन एंटी रेडिएशन पिल्स हैं, वो सप्लाई की गई है वहाँ के लोगों को। एंटी रेडिएशन पिल नाम से समझ में आ रहा है कि अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई डैमेज हो जाए और वहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन अगर रिलीज़ हो जाए तो उससे कैसे बचा जाए, वहाँ के लोगों को कैसे बचाया जाए। तो ये 5.5 मिलियन मतलब 55 लाख एंटी रेडिएशन की जो गोलियां हैं, पिल्स हैं, वो सप्लाई की गई है। और सबको ये कहा गया है कि इन गोलियों को आपको तभी कंज्यूम करना है जब रेडिएशन कंफर्म हो जाए कि हाँ जी, रेडिएशन जो है वो हो चुका है। ओके, तो बेसिकली एक रेडिएशन इमरजेंसी की सिचुएशन बन रही है। अब आपको पता है कि रेडिएशन अगर होता है तो उसकी वजह से ह्यूमन को और एनवायरनमेंट में एक तरीके का रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब ये जो एंटी रेडिएशन पिल्स हैं, ये काम कैसे करेंगी वो जानते हैं। ये जो पिल्स हैं, ये जो गोलियां हैं, टैबलेट्स हैं, ये पोटेशियम आयोडाइड की पिल्स होती हैं, या फिर आप इनको कह सकते हो एंटी रेडिएशन पिल्स। ओके, इनको एंटी रेडिएशन पिल क्यों नाम दिया गया है, इसके पीछे एक कारण है। ये जो पोटेशियम आयोडाइड जो है, उसमें आयोडीन का जो कंटेंट है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव दोनों तरीके के आयोडीन्स होते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी में नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन अगर हम पहले ही कंज्यूम कर लेंगे तो आयोडीन बनाने के लिए जो थायराइड ग्लैंड ये जो काम करती है उसको बनाने की नौबत नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है कि थायराइड ग्लैंड क्या करती है, आयोडीन का मेन फंक्शनिंग उसी से रिलेटेड है। तो अगर हम उस टैबलेट को ले लेंगे तो उस केस में उनकी बॉडी में नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन पहले से होगा, तो जो नॉन रेडिएटिव या रेडिएटिव आयोडीन उसका कोई केस ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी आयोडीन कंटेंट अवेलेबल है। तो फिर फर्दर जो है कंजम्पशन बॉडी में वो नहीं होगा। अब चाहे वो रेडिएटिव हो, चाहे फिर नॉन रेडिएटिव हो या रेडियो एक्टिव हो। अब देखो, थोड़ा सा और समझोगे आप यहाँ पे कि नॉर्मली ये पिल्स काम कैसे करती है। देखो, जब भी न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होता है ना, तो हवा में है ना, आप देखोगे हवा कंटेमिनेट हो जाती है रेडियो एक्टिव आयोडीन से। ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो हवा में फैल जाता है, हवा में, मिट्टी में, पानी में, हर जगह पे। ठीक है, अब अगर हमारी बॉडी पर वो आयोडीन कंटेंट आकर के बैठे तो हम साबुन से या पानी से साफ कर सकते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब इनहेल कर लिया जाए, मान लो अब हवा है, सांस के साथ हमारी बॉडी में जा सकता है। अब जब हम इनहेल करेंगे या मान लो खाना जब खाएंगे तो खाने के साथ में मिक्स होकर के अगर वो रेडियो एक्टिव आयोडीन बॉडी में चला गया तो वो कहाँ जा करके स्टोर हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड में। ऐसे में अगर हम पहले से ही ये जो पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट यूज़ कर लें, जो कि एंटी रेडियो एक्टिव जो आयोडीन है वो ऑलरेडी उसमें है, तो इस परिस्थिति में क्या पॉइंट बन जाता है कि हमारी बॉडी में एग्जिस्टिंग आयोडीन और आयोडीन जो दूसरा बाद में रेडिएशन के बाद में जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो हमारी जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, उसमें इकट्ठा हुआ है, तो वो बॉडी ऑब्जर्व नहीं करेगी। इससे क्या, एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इससे क्या हो गया कि हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन को एब्जॉर्ब करने से रोक लिया। और यही मैकेनिज्म है काम करने का। नहीं तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड को पता नहीं रहता है, ना हमारी बॉडी को पता रहता है कि कौन सा आयोडीन तो रेडियो एक्टिव है और कौन सा आयोडीन नॉन रेडियो एक्टिव है। तो इस केस में हम पहले से ही नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन दे देंगे तो रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में और बचाव हो जाएगा। यही है तरीका इसका। नेक्स्ट आर्टिकल है गॉबशेव एंड इंडिया। वैसे तो हमने देखो इसके बाद गॉबशेव जो है उनका डिमाइस हुआ है। ठीक है, 92 की एज थी उनकी। बेसिकली ये वो लीडर हैं जिन्होंने जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे यूएसएसआर में 1980s में, और जिसका रिजल्ट ये रहा था कि 1991 में यूएसएसआर बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। ठीक है, अब इसको लेकर के हमने एडिटोरियल पूरा डिटेल में देख लिया सुबह। ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर है नहीं। ये हमें थोड़ा सा बस टाइम देख लो कि जिस टाइम पर मिखाइल गॉर्बाचेव जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, सीपीएसयू, उसके जब जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, ठीक है, उसी टाइम पर हमारे यहाँ पर राजीव गांधी जी का रिजीम चल रहा था। ठीक है,
तो उसी टाइम की रिलेशनशिप को यहाँ पर इलेबोरेटली बताई हुई है डिटेल में, ठीक है। तो 1989 में पहला इवेंट हुआ था एक तरीके से यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन की बढ़ने की तरफ अगर हम कदम उठाने की बात करें तो वो क्या था, बर्लिन वॉल का गिरना, जब वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी दोनों को मर्ज करके जर्मनी बना दिया गया था। फिर इसके बाद में आप देखो कि गॉर्बाचेव ने रेड आर्मी मतलब यूएसएसआर की जो रशिया की जो आर्मी थी उसको विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से। ये क्यों किया था, क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दी थी और उनको भेजा था कहाँ पे, अफगानिस्तान में। और वो मुजाहिदीन यूएस और पाकिस्तान के लिए लड़ने गए थे और यूएसएसआर को वहाँ से भगाना था, और एंट्री कर दी थी यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में 1979 में। तो 10 साल के बाद में यूएसएसआर ने अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लिया। फिर बाद में 1991 आते आते हैं यूएसएसआर जो है वो फॉर्मली डिसॉल्व हो जाता है, जिसमें 15 कंट्रीज़ में डिवीज़न हो जाता है। अब आपको क्या करना है, हमारे ये जो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक है ना, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़ लेना। एक तो कोल्ड वॉर एरा और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये 2 चैप्टर्स हैं। इनमें आपको सारा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या सिचुएशन थी, और जब गॉर्बाचेव ने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की तो उसका रिजल्ट क्या रहा वहाँ पर। शॉक थेरेपी के बारे में आप पढ़ोगे, सारी डिटेल मिल जाएगी आपको, पढ़ना जरूर आप वो दोनों चैप्टर्स, ठीक है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स अगर हम देखें तो जब सोवियत यूनियन कॉलेप्स कर गया था तो इंडिया में भी देखो फॉरेन पॉलिसी में रीसेट आया, चेंज आया। उसकी वजह एक तो थी कि यूएसएसआर के साथ में हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, ठीक है ना, कोल्ड वॉर पीरियड की अगर बात करें। ओके, 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी हो गई, रुपी रूबल में जो एक्सचेंज हुआ करता था, ट्रेड होता था डॉलर को बाईपास करके, वो सारी चीज़ें, डिफेंस टाइज हमारे अच्छे थे, स्पेस जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे उनमें हमने यूएसएसआर के साथ मिलकर के बहुत सारे काम किए थे, तो अच्छा खासा एंगेजमेंट था। बट जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो रशिया भी देखो वेस्ट की तरफ देखने लग जाता है कि हाँ जी हम भी थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज कर देंगे, इकोनॉमी को लिबरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो फिर इंडिया के पास में कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए हमने भी फिर बाद में हमारी जो ओरिएंटेशन है इंटरनेशनल रिलेशन में वो चेंज की, तभी तो हमें, और उसी वजह से फिर हमारे भी यहाँ पर जो कहते हैं ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो भी आ गया था उसी टाइम पे, और उसी परिस्थिति में फिर हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की। वजह हम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास में हेल्प के लिए पहुँचे तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन ने साफ साफ कह दिया, मेनली आईएमएफ ने, कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करो, इंटरनेशनल रिलेशंस आप इस तरीके से करो जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वो सारी चीज़ें एलपीजी पॉलिसी हमने बोल दी, तो वो चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की, हमारे इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। अब जब इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई तो हमारी इकोनॉमी का जो बिहेवियर है वो कैसा हो गया था, मिक्स्ड इकोनॉमी तो है बट टिल्ट अब हो गया हमारा किस तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ। और कैपिटलिज्म की तरफ टिल्ट गया तो हमारे रिलेशनशिप अब किससे ठीक होने लग गए, वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली यूएस, ठीक है। फिर आप देखो 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरण सेकंड। उस टेस्ट के बाद में कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने हम पे कोई सैंक्शंस नहीं लगाए थे, कोई बैन नहीं किया था, उनमें से एक था रशिया। ओके, 1974 के लिए भी जब हम बात करें, पोखरण फर्स्ट, जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उनके टाइम पर जब पोखरण फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना, तो उस टाइम उस बारे में कुछ रिपोर्टर्स का ये कहना है कि सोवियत यूनियन को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी और इंडिया को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि एनपीटी जो है वो 1968, 67, 68 से लेकर के 69 के बीच में इसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहे थे, जिसमें परमानेंट 5 मेंबर्स तो रखेंगे अपने पास में न्यूक्लियर वेपन, और बाकी कंट्रीज को प्रेशराइज किया जाएगा कि आप जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया ने अपनी तरफ से पोखरण फर्स्ट टेस्ट कर लिया था। सोवियत यूनियन ने पूरी कोशिश की थी कि इंडिया नॉन न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर एनपीटी को साइन कर ले, पर इंडिया ने टेस्टिंग की अपनी। ओके, फिर आगे देखो बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करें तो 21st सेंचुरी में हमारी जो क्लोजनेस है वो रशिया से थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुए 10 साल के लगभग हो चुके थे। हमने हमारी एंगेजमेंट यूएस और वेस्टर्न नेशंस के साथ में बढ़ा ली। आज हम वेस्टर्न नेशंस के साथ में आर्म डाइवर्सिफिकेशन पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से हम वेपन खरीद रहे हैं, या फिर ये मान लो कि हमारी जो डिफेंस टाइज हैं वो बढ़ रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में। 2022 में पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन पे अटैक किया, उस केस में हमने हमारा न्यूट्रल स्टैंड रखा, क्योंकि रशिया के साथ में हमारी रिलेशनशिप एक अलग ही लेवल की है, और इंडिया साफ साफ कह रहा है सीज फायर होना चाहिए, लड़ाई मत करो, डिप्लोमेटिक टेबल पे आओ, दोनों बातचीत करो, सॉल्यूशन पीसफुल होना चाहिए, ना कि लड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। और यूएस जो है
वो लगातार कोशिश कर रहा है कि रशियन इकोनॉमी को कैसे भी करके डाउन किया जाए। पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इंडिया ने साफ साफ कहा, जब प्रेशर बना कि हाँ आप रशिया से क्यों क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हो, तो इंडिया ने सीधा ये कहा कि भाई नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे गरीब जनता को हम परेशान नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड है वो हम ऑलरेडी जानते भी हैं। तो ये है पूरा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने जो बताया वो एक्सरसाइज जरूर कर लेना एनसीईआरटी से। नेक्स्ट है भांग, गांजा, चरस, या नाम आपने सुने होंगे चरस। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर जो रेगुलेटिंग एक्ट है, दैट इज़ नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, उसके अंडर में आती हैं बैंड ड्रग के तौर पे या नहीं। तो देखो एक अभी केस आया है जिसमें अभी कर्नाटका में आप देखो यहाँ पर एक बंदे को अरेस्ट किया जाता है 1 जून को। उसके पास में 29 किलोग्राम तो भांग मिली और 400 ग्राम उसके पास गांजा मिला। कर्नाटक हाईकोर्ट में मुद्दा पहुंचता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस बंदे को 2 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करा करके और बेल दे दी। अब सवाल ये था कि बेल क्यों दी जबकि भांग और उसके पास में गांजा मिल गया। तो जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिव्यू किया नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट को, तो उसमें ये देखा गया कि भांग जो है ना उसको प्रोहिबिटेड ड्रिंक के तौर पे इंक्लूड ही नहीं कर रखा, कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है। हाँ, पर गांजे की अगर बात करें तो उसमें भी कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम, मतलब कि मान लो कि किसी को बेचने की कोशिश की जा रही हो, उससे कम क्वांटिटी में मिले, तो ऐसी परिस्थितियों में बंदे को पनिशमेंट थोड़ी कम मिलेगी। क्योंकि भांग को तो पहली चीज़ है, आप जानते हो होली के टाइम पे, शिवरात्रि के टाइम पे भांग तो घुटती है और चाव से पीते हैं लोग, ठीक है, लस्सी बना करके, ठंडाई बना करके। तो वो जो चीज़ है ना, इस वजह से भांग तो हमारे कल्चर का इशू है, इस वजह से भांग को कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ। जबकि गांजा है ना, तो गांजा की भी अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, अभी हम देखेंगे क्या क्या है उसके लिए पनिशमेंट। तो ओवरऑल इस बंदे के पास में जो क्वांटिटी भांग और गांजे की मिली वो क्वालिफाई नहीं कर रहा था कि वो ज़्यादा पनिशमेंट का डिजर्व करता है क्या। इसके लिए जो कर्नाटका हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने जो जजमेंट दिया है वो प्रीवियस जजमेंट्स को रिव्यू किया। एक तो मधुकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 का केस है, एक अर्जुन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। दोनों में यह है कि भांग को तो एक प्रोहिबिटेड ड्रग के तौर पे नहीं कंसिडर किया जाता, हाँ गांजा भले ही प्रोहिबिटेड ड्रग के तौर पे कंसिडर किया जाता है एनडीपीएस एक्ट में। अब सवाल यह है कि भांग, गांजा ये होते क्या हैं। देखो एक प्लांट होता है कैनेबिस का, ठीक है, अब उसी के प्लांट के अलग अलग पार्ट से ये गांजा, चरस, भांग ये सब बनते हैं। तो भांग किससे बनती है? पत्तियों से बनती है, लीफ से। और इसका आपको पता है ठंडाई घोटने में वो सारा काम किया ही जाता है और हमारे कल्चर में भी इसका पार्ट है, ठीक है। भांग का कहीं पे मेंशन किया हुआ नहीं है, प्रोहिबिटेड ड्रग है नहीं। 1985 में एनडीपीएस एक्ट आया था, मेन लेजिस्लेशन, जो कि कोई भी मान लो ड्रग्स हैं जिनका कोई प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, खुद के पास रख रहा है, कंज्यूम कर रहा है, खरीद रहा है, ले जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, अगर कोई भी बैंड ड्रग के साथ ऐसा करेगा तो उनको एनडीपीएस एक्ट के अंडर में पनिशमेंट मिलेगी। अब कैनेबिस का मतलब हैम्प होती है, एक तरीके का छोटा श्रब होता है, छोटा प्लांट होता है। अब इसमें देखा जाए तो इसके कई पार्ट्स हैं, उनको तो बैंड कर रखा है, और जैसे लीफ की हम बात करें, भांग जो बनती है उसको बैन नहीं कर रखा। अब सवाल यह है कि बैन किस किस को कर रखा है। सबसे पहले तो चरस की बात करते हैं। चरस बेसिकली अगर देखें तो इसमें आप देखो कि प्योरीफाइड फॉर्म में रेजिन निकलता है, ठीक है, इसको घोट करके इससे लिक्विड निकाला जाता है, या फिर एक गोंद की तरह निकलने वाला मटीरियल होता है, ठीक है ना, कैनेबिस के प्लांट से ही, वो होता है चरस, ठीक है। उसको लिक्विड फॉर्म में या नॉन लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, ऑयल या फिर लिक्विड हशीश भी बोला जाता है चरस को, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो इसको बैन कर रखा है। गांजा की बात करें तो जो प्लांट है, उस प्लांट पे जो फ्लावर है, उसकी पत्तियां हैं, वो हैं फ्लावरिंग प्लांट, या फिर जो फ्रूट लगता है कैनेबिस पे, ठीक है, उसकी जो टॉप पार्ट होती है उससे बनता है गांजा, इसको भी बैन कर रखा है। और इनमें इस रेजिन और इस गांजे के मिक्स का कोई भी अगर कॉम्बिनेशन है तो उसको भी बैन कर रखा है। पर सवाल यह है कि क्या भांग को कर रखा है? आंसर है नो। अब क्या है कि यहां पर आप देखो इस एक्ट में स्पेशल प्रोविजन किए हुए हैं। जैसे कैनेबिस प्लांट है ना, इसका यूज देखो, आपने कभी पढ़ा होगा कि फाइबर क्रॉप्स में भी नाम आता है कैनेबिस का, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हेम्प लिखा हुआ होता है। जो हेम्प है उसको सुखा करके और उससे रेसे बनते हैं, और रेसों से फिर बाद में आपको पता है कपड़ा भी बन सकता है, कुछ और भी बन सकता है। तो फाइबर ऑब्टेन किया जा सकता है, बीज इसका काम में आता है, हॉर्टिकल्चर पर्पजेस के लिए इसकी खेती अलाउड है,
स्पेशल प्रोविजन किया हुआ है कि हेम्प जो है उसकी खेती की जा सकती है, पर इसका ड्रग सब्सटेंस जैसे चरस, गांजा या उनके कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो उसको बैन किया हुआ है। ठीक है, अब सवाल ये आ जाता है कि क्या इसमें पनिशमेंट है। तो एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 20 है ना, वो साफ साफ ये कहता है कि अगर आपके पास में चरस या हसिस इसकी क्वांटिटी 100 ग्राम और गांजे की क्वांटिटी 1 किलोग्राम है कम से कम, तो उस केस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट है जो कि 1 साल तक जा सकती है और साथ में 10,000 रुपए तक का फाइन है। तो ये तो हो जाएगी स्मॉल क्वांटिटी। अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी की बात करें, 1 किलोग्राम के लगभग जो चरस है और 20 किलोग्राम के लगभग या उससे ज़्यादा आपके पास में गांजा है, तो उस केस में वो कॉमर्शियल क्वांटिटी आ जाएगी और वो अगर पकड़ी गई, क्योंकि चरस, हसीस या फिर कह दो गांजा, इनको बैन किया हुआ है, भांग का नाम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखो 10 साल की सजा है जो 20 साल तक जा सकती है, 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का फाइन है। तो ऐसे में अभी जो ये केस है, इस केस में क्वांटिटी क्या आ रही है, ना तो स्मॉल क्वांटिटी से तो ज़्यादा है बट कॉमर्शियल से कम है, इसलिए पनिशमेंट क्या दे दी उसको कि भाई तू 2 लाख रुपए का बॉन्ड फाइन कर और बेल पे जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है पूरा मुद्दा एनडीपीएस का। तो एक काम करो, आप एनडीपीएस एक्ट को अच्छे से एक बार पढ़ लो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम आ गए फ्रंट पेज पे। देखो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ठीक है, इसका डेटा रिलीज हुआ है। इसमें जीडीपी 13.5% से ग्रो कर गई है। एक्सपेक्टेड तो थोड़ा ज़्यादा था इस फर्स्ट क्वार्टर में, पर फिर भी 13.5% ठीक है। इसके अलावा क्या क्या सिल्वर लाइन्स हैं, क्या क्या ग्रे लाइन्स हैं, वो जानते हैं। सिल्वर लाइन्स देख लेते हैं पहले। सबसे पहली तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, वो बढ़ा है। मतलब जो हम हमारे खुद की ज़रूरतों के हिसाब से जो पैसा खर्च करते हैं ना, टैक्स वैक्स दे दुआ करके फिर वो पैसा, तो वो कंजम्पशन बढ़ा है गुड्स और सर्विसेज में। और राइज कितना रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में इस फर्स्ट क्वार्टर में, 25.9% का। सिमिलरली आप देखो कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मीन्स एक नेट जो इन्वेस्टमेंट आया है वो क्या है, वो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 20.15% बढ़ा है। तो ये तो है ब्राइट स्पॉट्स कि हाँ वाकई में इकोनॉमी है वो अच्छी तरफ मूव कर रही है। दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है देखो, एक तो ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। वेस्टर्न कंट्रीज रिसेशन में जा रहे हैं, इन्फ्लेशन के साथ में रिसेशन, सोचो महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है और मंदी भी फंस रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है एक इकोनॉमी के लिए, जो कि ना तो इकोनॉमी ग्रो करेगी और ना ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है। तो इंटरेस्ट रेट राइज भी करनी पड़ रही है और वहाँ पर महंगाई भी बढ़ रही है। अब इस तरीके की परिस्थितियाँ बन रही है और महंगाई बढ़ने के चक्कर में फिर लोग कुछ खरीद नहीं रहे और रिसेशन में जाने का डर रहता है, ये हाल हो रहा है। दूसरा, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर धीरे धीरे हमारे भी राइज हो रहा है, या हमने भी एक्सपीरियंस किया। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे कंजम्पशन तो हमें भी राइज करना पड़ रहा है ना, पर इन्फ्लेशन अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें तो बहुत कम है हमारे। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट है वो प्रोग्रेसिवली राइज की जा रही है। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो अक्टूबर में होगी वो डिसाइड करेगी कि कितना क्या आगे होने वाला है। तो ये कुछ ऐसी, और चाइना में आपको पता है अभी भी कोविड की वजह से कर्व्स जो लगे उनके असर, अभी भी साइड इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी ग्रे लाइंस है। इसके अलावा गवर्नमेंट का फोकस किस पे है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कम किया है गवर्नमेंट ने, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रही है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सके इकोनॉमी को। ठीक है, तो और बाकी जो डेटा है ना बॉस इतना काम का नहीं है, कारण ये शॉर्ट टर्म है, क्वार्टर्स का है, इतना मैटर नहीं करेगा। इससे बढ़िया तो इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड कर लो, समरी मिल जाएगी विजन आईएएस की, इनसाइट्स आईएएस के, किसी की भी डाउनलोड करके उसमें वो चैप्टर रिवाइज कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बजाय कि ये क्वार्टर्स का डेटा याद रखो। काम की जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी। ये आ गए हम इकोनॉमी पेज पे, जो अभी बात बताई थी वही आपके सामने है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में अगर देखो तो वहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, मंदी का माहौल बना हुआ है, इसलिए बैंकों को भी बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि बैंक जो हैं वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे। अब इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे तो लोग कहाँ से पैसा लिक्विडिटी मेंटेन कर पाएंगे अपने पास में, और लिक्विडिटी मेंटेन नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, तो ऑलरेडी मंदी में चलती हुई इकोनॉमीज और मंदी में चली जाएगी। ये जो मंदी है ना वहाँ पर, ये जो इन्फ्लेशन है ये वहाँ पर डिमांड साइड इन्फ्लेशन नहीं है, आप समझना, ये वहाँ पर सप्लाई साइड प्रॉब्लम है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर है ना, सैंक्शंस लगा दिए, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगी उनको एनर्जी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ड्रॉट्स के बारे में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से वहाँ की नदियाँ सूख रही हैं,
वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो चीज़ें देखी गई थी, जो चीज़ें हुई थी, वो अब पानी सूखने की वजह से नदियों से बाहर निकल के दिख रही है कि हाँ जी ऐसा हुआ था, राइट। और साथ में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है एनर्जी इनसिक्योरिटी की वजह से। इन्फ्लेशन आप देखो अगस्त में 8.9% थी, जो कि फिर अगस्त महीने में 9.1% आ गई, जो कि जुलाई में 8.9% थी। अब चांसेस ये है कि और भी ज़्यादा राइज हो सकती है महंगाई। रही सही में वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं हो रही है, तो वहाँ पर माहौल बन गया किसका, स्टैगफ्लेशन का। मतलब इन्फ्लेशन भी है और ग्रोथ भी नहीं है, इकोनॉमी स्टेगनेंट है बट इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ऐसे में बैंकों के लिए तो प्रॉब्लम है ही, यूरोपियन सेंट्रल बैंक को तो प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। बाकी वहाँ के जो 34 करोड़ लोग हैं जो कि लगभग 19 देशों में रहते हैं, उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूरोजोन में 19 कंट्रीज़ हैं, ठीक। यूरोजोन का मतलब जिन्होंने एक कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर रखी है यूरो, उनको क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। सेम चीज़ इधर देख सकते हैं अमेरिका में भी कि ऑयल प्राइसेस हैं वो तो देखो कंट्रोल में ले आया अमेरिका, ठीक है। डाउन भी जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, बट मंदी का जो डर है वो अभी भी वहाँ पर मंडरा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो कोर सेक्टर जो है वो पिछले 6 महीनों के लोएस्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। जुलाई में आईआईपी की अगर बात करें तो वो इतना एनकरेजिंग परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखा। तो कोर सेक्टर से रिलेटेड यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पढ़ लेना, डेटा इतना काम का है नहीं, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट है उसकी बात करें तो वो बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से अभी ये बताया जा रहा है कि 2022-23 में फिस्कल डेफिसिट है वो 20.5% तक आ जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में फिस्कल सरप्लस है वो 11,040 करोड़ रुपए तक का हो गया है, और रेवेन्यू सरप्लस लगभग 42,509 करोड़ रुपए का है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रिड्यूस। कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा चल ही रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनको खर्च में लगाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो इन्फ्लेशन, ये जो है ना कोर सेक्टर वाला पोर्शन, इसके अलावा जो हमारा पोर्शन है इसका फिस्कल डेफिसिट वाला, ये सारा इसको, या फिर आप बोलो मैक्रो इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसको आप रिवाइज़ कर देना एक बार अपनी बुक से, 12th के एनसीईआरटी से रिवाइज़ करो तो उससे कर लो, या फिर आपको लगे कि आपके पास में रेफरेंस बुक है कोई तो उससे रिवाइज़ कर लो, या नोट्स बनाए हुए हैं फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, बजट, इन सब के बारे में पढ़ लेना उसके बारे में, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट है शहरों में जो बेरोजगारी है वो 7.6% आ चुकी है, मतलब डिक्लाइन देखने को मिला है। डेटा रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में जो एनएसओ है उसके द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। आपको क्या करना है, एनएसओ क्या क्या रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है और मॉस्पी मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेना, ठीक है जी। इसके अलावा देखा जाए तो और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है, देखो सोनी एंटरटेनमेंट और जी दोनों मर्ज होना चाह रहे हैं इंडिया में, पर इस बात के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एक कंसर्न रेज किया है कि बोला ऐसे तो टीवी मार्केट में, टेलीविज़न मार्केट में कंपटीशन को मार दिया जाएगा, और कंपटीशन अगर ख़त्म होता है, क्योंकि इन दोनों के मर्जर से ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल हैं, आपको पता है सोनी के भी कितने चैनल चलते हैं, जी के भी कितने चैनल्स चलते हैं, सबकी अलग अलग एप्लीकेशंस भी चलती है मोबाइल फ़ोन पे, ओटीटी का जो सिस्टम है उसमें भी। अगर ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो बोला इंडिया में इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड जो काम होता है टेलीविज़न एंटरटेनमेंट में, तो वहाँ पर कंपटीशन कम होना कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में इस मर्जर को लेकर के अपनी तरफ से कंसर्न्स रेज किए हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो सीसीआई के बारे में एक बार पढ़ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, क्या काम करता है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो और कुछ इंपॉर्टेंट एक ये न्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड पेज में। क्या न्यूज़ है जी, देखो अभी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को रिज़ाइन करना है, ठीक है, और नए प्रधानमंत्री अब बनेंगे यूके के। अब जो नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं उनको जो शपथ दिलानी है, अपॉइंट करना है, वो काम कौन करेंगे, वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, मोनार्की है वहाँ पर, डेमोक्रेटिक मोनार्की है। अब क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की एज है 96 ईयर्स, ठीक है, तो 96 साल की उम्र में उधर उधर घूमना फिरना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस केस में क्वीन एलिजाबेथ जो है अभी करंटली कहाँ पर है, बेलमोरल कैस्टल, मतलब ये महल है, ठीक है, कहाँ पर, स्कॉटलैंड में है। तो वहाँ पर अब शपथ दिलाई जाएगी कुल मिलाकर के, बजाय कि नॉर्मल जो होती है बकिंगम पैलेस जो है लंदन में, वहाँ की बजाय, मतलब अब की बार नए प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो कहाँ पर बनेंगे, बेलमोरल कैस्टल जो कि स्कॉटलैंड में है, ठीक है। और बकिंगम पैलेस में नॉर्मली वहाँ पर शपथ दिलाई जाती है या फिर अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, वो जो है वो लंदन में है। तो अब की बार बकिंगम में नहीं होगा, कहाँ पे होगा, बेलमोरल, ठीक है। बस डिस्कशन यहीं खत्म है, थैंक यू वेरी मच।